अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। हिंदुस्तान दुनिया में अब सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी UNFPA की रिपोर्ट में सामने आया है कि हिंदुस्तान में अब चीन के मुकाबले करीब 30 लाख ज़्यादा लोग हैं। आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान की आबादी 142 करोड़ 46 लाख है, वहीं चीन की आबादी 142 करोड़ 57 लाख है। साल की शुरुआत में ही ग्लोबल एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया था कि 2023 में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन जाएगा। UNFPA के नए आंकड़ों ने इस पर मोहर लगा दी है। UN की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में हिंदुस्तान की आबादी 1.56% 1.56% बढ़ी है। रिपोर्ट में नए आंकड़े डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। UN 1950 से दुनिया में आबादी से जुड़ा डेटा जारी कर रहा है। तब से ये पहला मौका है जब हिंदुस्तान ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल जारी एक रिपोर्ट में सामने आया था कि पिछले 6 दशकों में पहली बार चीन की आबादी में गिरावट दर्ज की गई। चीन में बच्चे पैदा करने की शरह भी कम हुई है और वो इस साल माइनस में दर्ज की गई है। चीन में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जिंदगी गुजारने की उम्र हिंदुस्तान से बेहतर है। वहाँ मर्दों की औसत उम्र 76 साल और ख़वातीन की औसत उम्र 82 साल है। वहीं हिंदुस्तान में मर्दों की औसत उम्र 74 साल और ख़वातीन की औसत उम्र सिर्फ 71 साल है। चीन की दारुल हुकूमत बीजिंग के अस्पताल में आग लग गई। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए बेडशीट के सहारे खिड़की से कूद गए। कुछ लोग एयर कंडीशनिंग यूनिट से ऊपर भी खड़े हो गए। हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने बताया कि कूदने की वजह से किसी की जान नहीं गई। कई लोग जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के वीडियो सामने आए हैं। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट के एक ओहदेदार ने बताया कि आग मंगल की दोपहर चेनफिंग गवर्नमेंट केयर सेंटर नाम के अस्पताल में लगी। इस वाक़े के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद 71 लोगों को बचाया गया। उन्होंने कहा कि आग लगने के बाद कई लोग खिड़कियों से कूद गए। उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं। कई लोगों को संगीन हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया।消防车为什么不开进来呢？他们都在路边停着呢。मरकजी हुकूमत ने 4 शुबे को सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच जो हमजिन शादियों को तस्लीम करने की दरखास्तों की समाअत कर रही है, उससे कहा कि वो रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से इस मामले पर बात करके उनके सामने पेश करने की इजाज़त की अपील की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंदर भट्ट, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस हेमा कोहली की आईनी बेंच के सामने मरकजी हुकूमत ने एक और हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में कहा गया कि रियासतों को फरीक बनाए बगैर और उनके ख्यालात को जाने बगैर मौजूदा मसाइल पर कोई भी फैसला नामुकम्मिल होगा और मौजूदा मुखालिफाना कवायद को मुख्तसर कर देगा। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए आईनी बेंच से मुतालबा किया गया कि वो मुशावरती अमल को अंजाम देने और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और रियासतों के ख्यालात को रिकॉर्ड पर रखने के लिए वक्त दें। नए हलफनामे में कहा गया कि मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को 18 फरवरी 2023 को एक खत जारी किया
जिसमें अर्जियों में उठाए गए बुनियादी मसाइल पर तफसीरी और ख्यालात पेश करने के लिए कहा गया। मरकजी हुकूमत के हलफनामे में यह भी कहा गया कि मौजूदा केस और सुप्रीम कोर्ट के जरिए बयान करदा मसला, यहाँ तक कि जब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 तक महदूद था तो मौजूदा कानून के तहत जिस पर गौर किए जाने के मुकाबले में एक मुख्तलिफ तरह की विवाह नामी एक समाजी दायरे की मुबैना तख्लीक की ज़रूरत थी। हलफनामे में यह भी कहा गया कि तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मौजूदा अदालती कार्रवाई में फरीक बनाया जाए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान में एक तारीखी कदम उठाते हुए मरकजी काबीना ने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी, जिसके लिए तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए के बजट का इंतजाम किया गया। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 4 शुमे को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए बजट में 6,003 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया। और फिल्म जगत से, कलाकारों से और फिल्म प्रशंसकों से जुड़े हुआ एक बड़ा निर्णय जो पायरेसी को लेकर है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती सब कलाकारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के पीछे बहुत बड़ी टीम का एक रोल होता है, अच्छी फिल्म बनाना, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार पायरेसी के कारण उनको जो उनकी मेहनत है उस पर पानी फिर जाता था। और बहुत लंबे समय से मांग थी कि पायरेसी के ऊपर कुछ किया जाए और बाकी भी जो सर्टिफिकेशन है उसको एज बेस से लेकर बाकी से सुझाव समय समय पर आ रहे थे। जो रिडेंडेंट प्रोविजंस थे उन पे क्या किया जाए ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सके। और मोदी सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पे बहुत सारे कानूनों को रिवोक करने का काम भी किया, हजारों की संख्या में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग भी पिछले कई वर्षों में बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। फिल्म जगत एक ऐसा जगत है जहां पर भारत की कला, संस्कृति, साहित्य और कंट्री हु इज नोन फॉर स्टोरी टेलिंग, वो दुनिया भर में उसकी छाप अपनी कला, संस्कृति और ये फिल्म इंडस्ट्री के कारण भी है। और पायरेसी कहीं ना कहीं उसको बहुत बड़ा नुकसान करती थी। हजारों करोड़ का नुकसान दर्शाया गया है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के नाते। तो आज कैबिनेट ने उस दिशा में एक अनुमति दी है कि आने वाले सेशन में सिनेमाटोग्राफ एक्ट 2023 लाया जाएगा। आपको याद होगा कि पहले 2019 में राज्यसभा में इसको पेश किया गया था और स्टैंडिंग कमेटी की उसके बाद कुछ सुझाव आए। हमने भी इसकी बड़ी व्यापक चर्चा की, जनता से भी, स्टेक होल्डर से भी, अलग अलग इंडस्ट्री से, और दुनिया भर के इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं उसको भी इसमें शामिल किया है, ताकि भारतीय फिल्म जगत, चाहे वो द एलिफेंट विस्पर्स स्मॉल डॉक्यूमेंट्री के नाते क्यों ना, लेकिन एक बड़ा नाम कमाया है। आरआरआर फिल्म बड़ी रीजनल से इंटरनेशनल हुई हो या नाटू नाटू की धूम हो, ये भारतीय कंटेंट के कारण हुआ है। तो पायरेसी से इनको नुकसान ना हो तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है उस दिशा में बनाया गया है। ज्यादा चर्चा उसकी जब पार्लियामेंट सत्र होगा तब आएगा, लेकिन बहुत क्रांतिकारी कदम आज उस दिशा में उठाया गया है जिससे पूरे फिल्म जगत को बहुत लाभ मिलने वाला है। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में लगभग सभी स्टेक होल्डर से हमारी बात हुई है और उसी दिशा में इसको बनाया गया है। और फिल्म जगत से, कलाकारों से और फिल्म प्रशंसकों से जुड़े हुए एक बड़ा निर्णय जो पायरेसी को लेकर है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक बहुत बड़ी चुनौती सब कलाकारों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बना हुआ है। अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के पीछे बहुत बड़ी टीम का एक रोल होता है, अच्छी फिल्म बनाना, लेकिन दुर्भाग्य से कई बार पायरेसी के
अतीक अहमद और अशरफ के कत्ल के 3 दिन बाद 4 शुम्बे को प्रयागराज के शाहगंज पुलिस स्टेशन के 5 पुलिस अहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया। एसआईटी की पूछताछ के बाद पुलिस डिपार्टमेंट ने ये एक्शन लिया है, जिन पर यह कार्रवाई की गई है उनमें एसओ अश्विनी कुमार सिंह के अलावा 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल हैं। उधर तीनों मुलजिमी शूटर्स लवलेश, सनी और अरुण को प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनको 4 दिन की पुलिस रिमांड पर दे दिया है। हालांकि पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। सीजीएम कोर्ट नंबर 10 में जज दिनेश कुमार गौतम ने रिमांड पर फैसला सुनाया। पुलिस लाइन में डायरेक्टर क्राइम सतीश चंद्र, एएसपी सत्येंद्र तिवारी और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश तीनों शूटर से पूछताछ कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनके लिए 100 सवाल तैयार किए हैं। पुलिस को इन मुलजिमीन के मोबाइल की तलाश है। मोबाइल की जांच कर ये पता करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरी वक्त में ये किन लोगों के राब्ते में थे। उधर 4 शुम्बे को प्रयागराज पुलिस ने अतीक गैंग के शूटर असद कालिया को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 50,000 का इनाम था। असद कालिया को अतीक गैंग का फाइनेंसर बताया जाता है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने बीसीसीआई से एक फोन कॉल की शिकायत की। सिराज ने कहा कि एक शख्स ने उन्हें फोन किया था और टीम के अंदर की खबर मांगी थी। बीसीसीआई और एंटी करप्शन यूनिट इस मामले की जांच में जुट गई है। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि इस मामले की जानकारी रखने वाले बीसीसीआई एक ओहदेदार ने बताया कि सिराज को फोन करने वाला हैदराबाद का एक ड्राइवर है। वो सट्टेबाजी का आदी है। मैच में बहुत सारा पैसा सट्टेबाजी में हारने के बाद उसने ये कॉल की थी। ये शख्स सिराज को पैसों का लालच भी दिया था। ये वाकया ऑस्ट्रेलिया के हिंदुस्तान के दौरे पर आने से ठीक पहले का है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इसी साल फरवरी और मार्च के महीने में हिंदुस्तान का दौरा किया था। जांच एजेंसी के ओहदेदारों ने सिराज को फोन करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। ओहदेदारों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि यह शख्स मैचों में सट्टेबाजी में लाखों रुपए हार चुका है। टीम के साथ एसीयू का ओहदेदार होता है। वो खिलाड़ियों की हर सरगर्मी पर नजर रखता है। एसीयू ओहदेदार खिलाड़ियों को क्या करें और क्या ना करें इसकी भी जानकारी देता है। अगर किसी खिलाड़ी से कोई अनजान शख्स किसी भी जरिए से राब्ता करता है तो खिलाड़ियों को फौरी इसकी जानकारी एसीयू ओहदेदारों को देनी होती है। अगर कोई प्लेयर जानकारी नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। कर्नाटका के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर सिद्धारामैया ने वजीर खारजा एस जयशंकर को उनके रिमार्क का सीधा जवाब देते हुए कहा कि अगर आप सूडान में फंसे कर्नाटक के लोगों को निकालने के लिए किए गए मेरे ट्वीट से चौंक गए हैं तो बराह करम बताएं कि किससे राब्ता करना है। सिद्धारामैया ने अपने ट्वीट का आगाज ये कहते हुए किया कि चूंकि आप वजीर खारजा हैं, मैंने आपसे मदद की अपील की है, लेकिन अगर आप हैरान होने में मसरूफ हैं तो किसी ऐसे शख्स का नाम बताएं जो हमारे लोगों को वापस लाने में मदद कर सके। सिद्धारामैया ने ये बात वजीर खारजा के उस ट्वीट के जवाब में कही जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आपके ट्वीट से हैरान हूँ, वहाँ जिंदगियाँ दांव पर लगी हैं, इस पर सियासत मत कीजिए। 14 अप्रैल को खर्तूम में हिंदुस्तानी सिफारतखाना जंग शुरू होने के बाद से ज़्यादातर हिंदुस्तानी शहरियों और सूडान में हिंदुस्तानी नस्ल लोगों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हिंदुस्तानियों की तफसीलात और मकाम को आम नहीं किया जा सकता। शदीद लड़ाई की वजह से उनकी नकलो हरकत में रुकावट पैदा हो रही है। वज़ीर ख़जाना ने बिलवास्ता तौर पर सिद्धारामैया पर ही इल्ज़ाम आयद कर दिया था कि वो सूडान में फंसे हिंदुस्तानियों की सूरत हाल पर सियासत कर रहे हैं और ऐसा करना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उन्होंने कहा कि अगर बैरून मुल्क फंसे किसी हिंदुस्तानी की जान को खतरा हो तो कोई सियासी मकसद हासिल नहीं किया जा सकता। वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है कि टीएमसी के नेशनल पार्टी का दर्जा खोने के बाद उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को फ़ोन किया तो वो इस्तीफा दे देंगे। स्टेट सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बातचीत में ममता ने कहा कि मेरी पार्टी का नाम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ही रहेगा। मालूम हुआ कि बंगाल में अपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने मंगल के रोज दावा किया था कि इलेक्शन कमीशन के टीएमसी का कौमी पार्टी का दर्जा रद्द करने के बाद ममता ने अमित शाह को फ़ोन किया था। ममता ने उनसे इस फैसले को रद्द करने की गुजारिश की थी। ममता ने कहा कि बीजेपी इख्तिदार में है इसलिए जो चाहे करती है, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इख्तिदार मुस्तकिल नहीं होता, कुर्सी आ जा सकती है लेकिन जमहूरियत हमेशा कायम रहेगा। Please see, sometimes the silence is the golden. Don't think that oppositions are not sitting together. Parliament time they sit together. That's why there is no existence. You don't think that. All existence is there. All people are there.
each and everybody is keeping relation with each another. So when time will come, just it will be just like a tornado. Please see, sometimes the silence is the कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत सनतकार गौतम अडानी को बदनवानी की हर आंच से बचाने में मसरूफ है, इसलिए बैंकों का 7,000 करोड़ रुपए डकाने वाले अडानी की समधी और मफरूर कारोबारी जितिन मेहता का अब तक कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने 4 जुम्मे को पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अडानी के समधी जितिन मेहता मफरूर हैं और वो मुल्क के बैंकों के साथ 7,000 करोड़ की धोखाधड़ी करके भाग चुके हैं, लेकिन अडानी के समधी होने की वजह से जितिन मेहता के खिलाफ मोदी हुकूमत की कार्रवाई नील बटे सन्नाटा है। जतिन मेहता को कौन बचा रहा है? जतिन मेहता जो गौतम अडानी के परिवार के समधी है, वही गौतम अडानी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनको कौन बचा रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और आप कुछ तथ्य सुन लीजिए जिससे आप भौचक्के रह जाएंगे। सीबीआई ने 5 अप्रैल 2017 3 साल बाद एफआईआर दर्ज करी, जबकि बैंकों ने 2014 से कहना शुरू कर दिया था कि जतिन मेहता जो है उसके खिलाफ शिकायत करी थी। 3 साल बाद एफआईआर क्यों दर्ज होती है? कौन बचा रहा है? एफआईआर में देरी क्यों हुई? क्या कार्रवाई की जा रही है? जतिन मेहता ने यहां से नागरिकता छोड़ी, वो सेंट किट्स में बस गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तीसरा सवाल है और ये तीसरा अहम सवाल है, कहां है सीबीआई की कार्रवाई, कहां है ईडी की कार्रवाई? चौथा एक बड़ा सवाल और है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एसएफआईओ हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, 3.5 साल तक इस घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सब लोग चुप क्यों रहे? क्योंकि वो गौतम अडानी के समधी हैं, क्योंकि कहीं पर उनके तार अडानी के काली करतूतों और अडानी स्कैम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी चुप रहे। एक और बड़ा सवाल है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित इतना बड़ा धोखा करके एक आदमी भाग जाता है, दूसरे देश की नागरिकता लेता है अपनी पत्नी के साथ। शिवसेना तर्जुमान संजय शिरसाट ने कहा कि एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जो धोखा देती है। अगर अजीत पवार एनसीपी कायदीन के साथ बीजेपी में शामिल हुए तो एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना महाराष्ट्र में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। शिरसाट ने बात मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि एनसीपी सीधे बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, हमारी पॉलिसी इसके बारे में वाज़ेह है, हम इख्तियार में भी एनसीपी के साथ नहीं होंगे। अगर बीजेपी एनसीपी को अपने साथ लेती है तो महाराष्ट्र इसे पसंद नहीं करेगा। हमने उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली साबिक शिवसेना से बाहर निकलने का फैसला लिया था, क्योंकि लोगों को हमारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाना पसंद नहीं आया था। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत ने 4 जुम्मे को बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत है तो रियासत में इंतखाबात कराएं, और कहा कि बीजेपी अपनी बुनियाद खो रही है। संजय रावत ने आज मीडिया से बात करते हुए बीजेपी को निशाना बनाया और कहा कि इस वक्त राय आमा बीजेपी के खिलाफ जा रही है। उन्होंने कहा कि एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी रियासती असेंबली में 185 सीटें और महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा। ये षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और डट के लड़ेंगे। सर, आपको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया गया है अजीत दादा पवार की तरफ से, क्योंकि आपने सच कहा था, उस पर आप क्या जवाब? अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा, और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। मैं हमेशा सच बोलता हूं, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि आपने सामने में जो लिखा था वो एक शब्द सही था अबाउट प्रेशर के एनसीपी के विधायकों पर दबाव। आज जरूर सामना हमेशा सच लिखता और बोलता है, तो छुपाने की क्या बात है? आप जाकर पूछे हसन मुश्ती साहब को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं, आप जाकर पूछे अनिल देशमुख जी को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं, आप जाकर पूछे जितेंद्र आवाड़ जी को उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं।
और कितने नाम चाहिए आपको मुझे बताइए। आप जाइए प्रफुल्ल पटेल जी के यहाँ और उनको पूछे कि आपके ऊपर प्रेशर है या नहीं। जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए और किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अजीत दादा अपने बयानों से आप पर सवाल खड़े कर आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर। शहडोल जिले में सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर चारशुम्बे की सुबह करीब 7 बजे बड़ा रेल हादसा हो गया। वहां खड़ी एक मालगाड़ी से बिलासपुर से आ रही दूसरी मालगाड़ी सिग्नल ओवरशूट कर टकरा गई। इस दौरान एक दीगर मालगाड़ी वहीं से गुजर रही थी। हादसे वाली दोनों मालगाड़ी के डिब्बे तीसरी मालगाड़ी पर जा गिरे और इंजन में आग लग गई। हादसे में एक लोको पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जख्मी 5 दीगर लोको पायलट्स को शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मकामी इंतजामिया की मदद से राहत और बचाव का काम किया गया। कल शाम कुछ दुकानदारों और लोगों की उस वक्त लॉटरी लग गई जब कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी पहले बंगाली मार्केट पहुंचे और फिर रात को पुरानी दिल्ली में रमजान की रौनकों और खाने के जायकों का भरपूर लुत्फ उठाया। पुरानी दिल्ली में जैसे ही वो पहुंचे तो वहां मौजूद लोग हैरतज़दा रह गए। फिर क्या था, लोगों को उनको देखने का तांता बंद गया। लोगों ने उनके वीडियो बनाने के लिए अपने अपने मोबाइल का खूब इस्तेमाल किया। राहुल ने बंगाली मार्केट में जब गोलगप्पे खाए तो लोग दुकानदार दोनों हैरतज़दा थे। वाज़ेह रहे कि राहुल गांधी पुरानी दिल्ली में जहां तरबूज की एक खाश के लिए खाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो एक तस्वीर में वो लोगों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। नीली रंग की टी शर्ट में राहुल गांधी जिस वक्त पुरानी दिल्ली पहुंचे तो वहां बहुत भीड़ थी और रमजान के आखिरी अशरे में उस वक्त लोग जहां खरीदो फरोख्त में मसरूफ होते हैं वहीं कुछ लोग रमजान की इस रौनक को देखने आते हैं। बहरहाल राहुल गांधी का पुरानी दिल्ली पहुंचना वहां के लोगों के लिए एक ख्वाब से कम नहीं था। जिस बड़ी तादाद में लोग उनकी तस्वीर खींचते और वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि उनकी मकबूलियत में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। आजहानी एक्टर इरफान खान की आखिरी फिल्म द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। वहीं तीसरी बसी से ठीक एक दिन पहले 28 अप्रैल को फिल्म पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। अगस्त 2017 में स्विट्जरलैंड के 70वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ था जहां इसे ऑडियंस ने बेहद पसंद किया था। इरफान के बेटे बाबिल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि प्यार, जुनून और यकीन एक दिल दहला देने वाली कहानी को जिंदा करते हुए बता दें कि इस फिल्म का डायरेक्शन अनूप सिंह ने किया था। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।